हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर समझने वाले हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए मैं प्रैक्टिस टेस्ट का यूज़ करूंगा। प्रैक्टिस टेस्ट सपोर्ट मटेरियल में गिवन होते हैं, इनके आंसर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इस वीडियो में उनके आंसर्स ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं। अगर चैप्टर सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, तो सरफेस एरिया आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपने सरफेस एरिया 2D फिगर्स के बारे में पढ़ा है। 2D फिगर्स क्या होती हैं? जिसके अंदर दो डायमेंशन होते हैं, दो मतलब एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ठीक है, अगर आप इस टाइप की कोई क्रॉस को यहाँ पे फिट कर सकते हैं, एक स्क्वायर के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर थोड़ी सी जो है थिक लाइंस हैं। आप थिन लाइंस लेंगे तो आप देखेंगे हाँ, ट्राइंगल के अंदर भी एडजस्ट हो सकता है। इसमें मैंने एक ट्राइंगल दिखा रखा है आपको। और ट्राइंगल के अलावा अगर हम देखें, सर्कल के अंदर भी आ सकता है। ये 2D फिगर्स होती हैं, इनके अंदर तीसरा डायमेंशन नहीं होता और तीसरा डायमेंशन हमारा हाइट होता है, जो आप समझ पा रहे हो तीसरा डायमेंशन। ये तीसरा डायमेंशन हमारा 3D फिगर्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी 2D फिगर्स को देखते हैं। तो 2D फिगर्स क्या होती हैं? 2D फिगर्स जिनके दो डायमेंशंस होंगे, यानी कि एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी। हो सकता है दोनों डायमेंशन सेम है, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है दोनों ही टाइप की लेंथ सेम है, दोनों ही ए और ए हैं। हो सकता है दो अलग अलग लेंथ हैं, एक लेंथ है जो, एक दूसरी लेंथ को हम ब्रेथ बोल रहे हैं। हो सकता है, देखो यहाँ पे भी एक को हाइट बोल रहे हैं हम, एक को ब्रेथ बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो है एक ही लेंथ आपको नज़र आ रही है, रेडियस। तो इधर भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, दोनों तरफ क्या रहेगी? रेडियस रहेगी। ओके। तो इसमें 2D फिगर्स के बारे में अपने दो चीज़ें पढ़ रखी होंगी अगर आपको याद है, एक तो एरिया और एक पेरीमीटर। तो एरिया क्या होता है? एरिया एक 2D कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब दो लेंथ की मल्टीप्लाई करेंगे तभी एरिया निकल सकता है। क्योंकि यहाँ दोनों लेंथ सेम है, हमने यहाँ पर ए की ए से मल्टीप्लाई कराई है और हमें एरिया पता लग जाएगा। पेरीमीटर कैसे पता लगेगा? इन सभी को जोड़ दो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चार ही फॉर्मूला बन गया। डायगनल का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ डायगनल कैसे निकालेंगे? डायगनल पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जा सकती है। अगर आप ए और ए का स्क्वायर को ऐड करें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका अंडर रूट कर दें, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी जो आपको नज़र आ रहा होगा, अंडर रूट 2 ए के बराबर मिलनी चाहिए ए स्क्वायर की। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 ए हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होगा, और जबकि पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होगा। तो एरिया समझ आ रहा होगा, 2D कॉन्सेप्ट है तो दो लेंथ की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जबकि पेरीमीटर 1D कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी भी लेंथ की मल्टीप्लाई होती हुई नजर आ रही है, इसमें लेंथ जुड़ रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि पेरीमीटर लेंथ से रिलेटेड है। लेंथ को जोड़ दो सारी तो हमें लेंथ पता लगेगी। मल्टीप्लाई सिर्फ किस में करते हैं? एरिया में करते हैं। अगर आप देखें डायगोनल भी देखो, सिंगल लेंथ आ रही है, नहीं आ रही, यहाँ पर एक ही लेंथ आपको नजर आएगी। यहाँ पे देखो एरिया में दो लेंथ मल्टीप्लाई में, पेरीमीटर में देखो कोई भी लेंथ मल्टीप्लाई में नहीं है, सब प्लस में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एरिया 2D कॉन्सेप्ट होता है, उसमें दो लेंथ की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो आपकी कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाएगी, 4A होता है एरिया या फिर ए स्क्वायर होता है। इस वीडियो में मैं आपको डिराइव नहीं कराने वाला फॉर्मूले कैसे बने, उसके लिए कोई और वीडियो में ऐसे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। 2D फिगर रिवाइज करने के बाद 3D फिगर्स पर हम जंप कर जाएंगे। तो रेक्टेंगल भी क्लियर हो गया होगा, उसकी डायगोनल की अगर आपको लेंथ निकालनी है, ये डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सभी को पता है, तो यही निकाला है हमने हाइपोटेनियस का स्क्वायर। स्क्वायर को दरवेश कर अंडर रूट कर दिया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी और बी की जगह लिख लिया है। फिर इसके बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको क्लियर ही होता है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाइट हमेशा बेस पर होनी चाहिए। अगर मैं हाइट यहाँ बना देता, ये तो सी पर बना देता, तो सी हमारा बेस हो जाता और एच हमारा यहाँ पर हाइट रहता ही रहता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेरीमीटर अगर निकालना तो तीनों साइड को जोड़ दो, सम ऑफ थ्री ऑल थ्री साइड्स होता है, जिसे ट्राइंगल का हम पेरीमीटर कह देंगे। सर्कल के बारे में बात करें तो एरिया क्या होगा? देखो पाई आर स्क्वायर, आर की दो बार मल्टीप्लाई हो रही है ना, पाई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है एरिया 2D कॉन्सेप्ट है। सरकमफ्रेंस किसके बराबर हो जाएगा? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होगा, नजर आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे रेडियस एक ही बार आ रहा है, यानी कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर है। अगर आप यहाँ से लेकर यहीं तक की लेंथ निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि सरकम चारों तरफ की लेंथ निकालना चाहते हैं आप, पेरीमीटर निकालना चाहते हैं यानी कि, तो आपको 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2D फिगर्स के फॉर्मूले मैंने रिवाइज करें ताकि आप इनको ज़्यादा कनेक्टिव फील कर सके जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके 3D फिगर्स की। 3D फिगर में पहला फिगर हमारा जो है वो है क्यूब। एक्चुअल में जितनी भी ये 3D फिगर्स हैं वो जनरली किससे बनी होती हैं? वो बनी होती हैं हमारी 2D फिगर से। अगर आप देखिए जो क्यूब है, क्यूब हमारा किससे बना है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्यूब ना 6 स्क्वायर से बना है।
और छः छः के छः स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, इन सब की साइड्स भी बराबर होंगी। छः इसके स्क्वायर हैं जिनको फेसिस कहा जाता है। कितने फेसिस हैं इसके? 6 फेसिस हैं। देखो इसके कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे और 4 कॉर्नर नीचे नज़र आ रहे होंगे। तो कितने कॉर्नर हैं? कॉर्नर है 8। कॉर्नर क्या होते हैं? जहाँ पर 3 फेस मीट करते हैं। अगर आप देखें इस कॉर्नर को, अगर आप देखें, एक ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको फेस, एक लेफ्ट में नज़र आ रहा होगा और एक आपको फ्रंट में नज़र आ रहा होगा। 3 फेसेस मीट कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम कॉर्नर। ऐसे एजेस क्या होते हैं? जब दो फेसेस कहीं पर मिलते हैं, अगर एक लाइन पर दो फेसेस मिलते हैं, एक ऊपर वाला और एक फ्रंट वाला, तो इस लाइन को कहते हैं एज। ऐसे एज कितने हैं अगर आप देखें? एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज। 4 एज मैंने ले लिए एक जैसे दिखने वाले। 4 हाइट है, देखो 4 हाइट, 4 मैंने ब्रेथ लिए हैं यहाँ पर, 4 हाइट लिए और 4 हमारे पास लेंथ है। 4 हमारे पास क्या हो जाएंगी? 4 हमारे पास लेंथ हो जाएंगी। तो हमारे पास टोटल कितने एजेस हो गए? 12 एजेस हो गए। यहाँ पे सारी चीज़ें बराबर हैं तो सभी चीज़ें आपको ये नज़र आ रही होंगी। अब इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूले से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एलएसए क्या होता है? एलएसए की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी नहीं है कहीं पे, ठीक है, थोड़ी जगह की कमी थी इसलिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा है। तो एलएसए क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। लेटरल का मतलब टॉप और जो बॉटम है, टॉप और बॉटम है वो दोनों चीज़ें शामिल नहीं होती। ना तो टॉप शामिल होगा, ना तो टॉप शामिल होगा, और जो बॉटम है वो भी शामिल नहीं होगा। सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया होता है लेटरल। इस तरीके से अगर एक मैं एक क्यूब मतलब कि वो बनाऊंगा क्यूब, इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से तो जो ये वाले सरफेस होंगे, एक इधर इधर और इधर वाले सरफेस होंगे ये दो, तो इनको क्या कहा जाएगा? इन 4 सरफेसेस को लेटरल सरफेसेस कहा जाता है। लेटरल सरफेस में क्योंकि 4 स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी कि एक फेस की मल्टीप्लाई 4 से करा दो, एक स्क्वायर के एरिया की मल्टीप्लाई 4 से करा दो, एल से पता लग जाएगा। टी से कैसे पता लगेगा? 6 ए स्क्वायर करके, क्योंकि 6 के 6 फेसेस का एरिया निकालना है। वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कभी भी वॉल्यूम निकालना है प्रिज्म का, प्रिज्म क्या होता है? जिसका टॉप और बॉटम सेम हो, टॉप और बॉटम सेम नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं प्रिज्म। अगर प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है तो उसका एक तरीका है, और वो तरीका क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई करा दो। ओके, ना कहते हुए भी मैं आपको कुछ कुछ डेरिवेशन बताता जा रहा हूँ। देखें, तो अगर मैंने एरिया निकाला बेस का जो ए स्क्वायर है और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दी जो भी ए है, ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर आप ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से कराएंगे तो आएगा क्या? ए क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बना लिखा है मैंने? ए क्यूब फॉर्मूला लिख रखा है। लेंथ ऑफ डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मतलब है लॉन्गेस्ट रॉड जो इस क्यूब में आ सकती है। तो दो अपोजिट कॉर्नर को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये कॉर्नर नज़र आ रहे होंगे आपको, तो इस वाली लेंथ को कहा जा रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल, जो कि √3a के बराबर होती है। और ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही ड्राइव है। पहले ये बेस निकाला गया है जो कि √2a आया है। पता है आपको इसका डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? √2a। और फिर यहाँ पर ए दे ही रखी है हमें लेंथ, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने इस लेंथ को पता करा है। नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। इसे ए बी और सी से अगर मैं डिनोट करूँ तो आपको पता लग रहा है। ए सी हमने कैसे निकाला होगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाला होगा। ए बी और बी सी हमें पता है। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ मैं, आपको मान लेना है जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो करके देख लेनी है, ठीक है। क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड के अंदर 3 टाइप के रेक्टेंगल्स होते हैं। 3 टाइप के रेक्टेंगल मतलब एक तो होगा फ्रंट वाला और एक होगा बैक वाला रेक्टेंगल। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। ये किन किन से बने होंगे? ये एक लेंथ से बने होंगे, ठीक है, लेंथ आपको नजर आ रही है, 4 लेंथ है इसके पास भी, और एक हाइट से बने होंगे। तो लेंथ और हाइट से जो बनेगा वो फ्रंट वाला होगा और बैक वाला रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है L/B होता है। ऐसे लेफ्ट और राइट के अगर हम देखें, लेफ्ट और राइट वाले अगर हम रेक्टेंगल्स को देखें, तो एक हाइट और किससे बने हैं? ब्रेथ से बने। हाइट से बने हैं और ब्रेथ से बने। हाइट और अगर ब्रेथ से ये बने हैं तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें लेफ्ट और राइट का एरिया पता लग जाएगा। एक है टॉप का और एक है बॉटम का, इनके अंदर लेंथ है और इनके अंदर ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ है। तो ये लेंथ और ब्रेथ से बने हुए हैं तो इनका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अगर हम LSA निकालते हैं तो हम हाइट वाले एरिया निकालते हैं। कौन से निकालते हैं? जिनके पास हाइट है, यानी कि फ्रंट वाला निकाल रहे हैं, बैक वाला निकाल रहे हैं, लेफ्ट वाला निकाल रहे हैं, राइट वाला, और सबके पास हाइट है। तो हाइट सबके पास है, कॉमन है L और B के पास, अगर मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों दो दो हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा LSA का, ठीक है। मैंने एक चीज़ आपको यहाँ बताई नहीं कि फेसिस कॉर्नर एजेस इसमें कितने होते हैं? बराबर होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और नोटिस करें, वॉल्यूम जो है उसके अंदर 3 लेंथ की मल्टीप्लाई हो रही है। ये 3D कॉन्सेप्ट है, मैंने मेंशन भी कर रखा है।
तीन लेंथ की मल्टीप्लाई करने पे ही वॉल्यूम पता लगेगा, जबकि एरिया 2D कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम 2D फिगर का नहीं होता, ही बताया था मैंने भी। अगर इसके डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखो टी एस से समझ आ गया क्या होता है पहले, एल बी यानी कि फ्रंट वाले का एरिया, बी एच यानी कि लेफ्ट वाले का एरिया, एच एल यानी कि सॉरी एल बी यानी कि बेस वाले का एरिया, एल इंटू बी लेंथ और ब्रेथ, बी एच यानी कि लेफ्ट वाले का एरिया, और एल एच हो गया तो या तो फ्रंट या बैक का एरिया मान लो। इन सबको जोड़ देंगे और डबल कर देंगे तो 3 का डबल हमारा 6 हो जाएगा, 6 फेसेस का एरिया हमें पता लग जाएगा। वॉल्यूम निकालने का तरीका बताया था, बेस का एरिया निकालो एल इंटू बी और एच से मल्टीप्लाई कर दो, एल बी एच वॉल्यूम का फॉर्मूला है। डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाला गया है। आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये आपको नजर आ रही है किस डायगोनल की मैं बात कर रहा हूँ। हमें पता है रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे निकाला जा सकता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर कर, ठीक है नज़र नहीं आ रहा है फिर भी मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, क्या पता आप समझ जाए। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें लेंथ ऑफ डायगोनल दे देगा, ये वाली वैल्यू दे देगा, और यहाँ एच है। तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लगाएंगे, यहाँ पर मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हमें पता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है एच, अगर हमें ये निकालनी है तो क्या आएगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा। ओके मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, ये आप निकाल के देख सकते हैं, स्क्वायर करो इसका, इसका स्क्वायर करो और अंडर रूट कर दो, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, जो कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होगी। सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और सी टी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। सी एस ए आ गया यहाँ पर, सी एस ए का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया, कर्व्ड वाले में फ्लैट वाले सरफेस शामिल नहीं होते, सिर्फ कर्व्ड वाला सरफेस शामिल होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया उसका क्या होता है, 2 पाई आर एच। टी एस ए क्या होता है, टी एस ए में तो सर्कल का एरिया और जुड़ जाएगा, अगर इसी में मैं 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ूँ और कॉमन ले लूँ तो मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा बेस का एरिया जो कि सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। कौन क्या होगा, कौन का एरिया सी एस ए होगा, पाई आर एल। इसमें 3 लेंथ होती हैं देखिए, ये है आर, इसे रेडियस कह रहे हैं, ये है हाइट, इसे हाइट कह रहे हैं, और इसे कहा जा रहा है स्लेंट हाइट, जो टेढ़ी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं स्लेंट हाइट। तो एल का मतलब स्लेंट हाइट है, एच का मतलब हाइट है, आर का मतलब रेडियस है। वॉल्यूम क्या रहेगा, अगर रेडियस हाइट बराबर है कौन और सिलेंडर की, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या रहता है, 1/3 रहता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, उसका 1/3 कर दिया, आपको नजर आ रहा होगा। स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 4 सर्कल के एरिया के बराबर एक स्फीयर का एरिया होता है। तो निकालने के लिए करेंगे भी क्या, पाई आर स्क्वायर के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब कर देखो क्यूब आ रहा है ना, वॉल्यूम 3D कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर आ रहा है, एरिया 2D कॉन्सेप्ट है। हेमीस्फीयर में एक बात चीज, एक मिनट, एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे, सरफेस एरिया इसका टोटल सरफेस एरिया भी है और सी एस ए भी है। स्फीयर में सारा हिस्सा मुड़ा हुआ है, पूरा हिस्सा क्या है, मुड़ा हुआ, कोई भी हिस्सा ऐसा है ही नहीं जो फ्लैट हो। तो इसलिए स्फीयर का टी एस ए सी एस ए सब बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। हेमीस्फीयर में लेकिन फ्लैट सरफेस भी हो सकता है, सी एस ए भी हो सकता है और फ्लैट सरफेस भी हो सकता है। तो इसका अगर सी एस से निकालेंगे तो 2 सर्कल के बराबर आ जाएगा, स्फीयर का आधा। लेकिन टी एस से निकालेंगे तो एक सर्कल बढ़ गया ना इसमें ऊपर, एक फ्लैट सरफेस, तो 3 सर्कल के बराबर हो जाएगा। और वॉल्यूम तो स्फीयर का हाफ हो गई होगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 हो गया, हाफ हो गया। तो ये हमें बेसिक डिस्कस करना था, इसके बाद हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, फिर फॉर्मूले अप्लाई करने और आंसर हमारे आते जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूले का रिवीजन बेनिफिट देगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 2r इज, कहता है एक हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टी एस ए निकालना है, टी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया था, यहाँ पर नजर आ रहा होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसने कहा रेडियस है ना 2r माननी है, अगर रेडियस को क्या मानना है, रेडियस को आपको मानना है 2r, तब बताना है। तो यहाँ जहाँ रेडियस लिखा है ना वहाँ पे करेंगे क्या, जहाँ रेडियस लिखा है वहाँ पे लिखेंगे 2r और उसका करेंगे स्क्वायर। 3 पाई, 2 का स्क्वायर होता है 4 और r का स्क्वायर तो r स्क्वायर होता ही है, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, पाई का पाई लिख देंगे, r स्क्वायर का r स्क्वायर लिख देंगे।
तो TSA ऑफ हेमीस्फेयर किसके बराबर हो जाएगा? हेमीस्फेयर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, 12πr²। ठीक है, सेंट ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। 1 मार्क का था, बहुत सिंपल सा था, आंसर तुरंत निकल आया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कहता था रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन डेट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज। कहता है एक क्यूब है, क्यूब हो गया एक, इस क्यूब में से सबसे बड़ी रेडियस, मतलब कि सब रेडियस बतानी हो सबसे बड़े सर्कुलर कॉन की, एक कॉन इसमें से कट आउट कर सकते हैं, इसमें से कॉन को काट कर बाहर निकाला जा सकता है। उस सबसे बड़े कॉन की रेडियस बतानी जो इसमें से कट की जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर बना लो। सबसे बड़ा सर्कल जो बनाया जा सकता है, सबसे बड़ी रेडियस वही होगी। और सबसे बड़ा सर्कल कितना बनाया जा सकता है? जितना एज है उतने डायमीटर का। यानी कि अगर एज इसका कितना दे रखा है इसने, 4.2 सेंटीमीटर, एज एज मतलब किनारा 4.2 सेंटीमीटर, तो इतना ही क्या रहेगा सर्कल का डायमीटर, 4.2। लेकिन क्या इसने डायमीटर पूछा है? नहीं, इसने तो रेडियस पूछा है। रेडियस क्या होती है? हाफ। तो रेडियस क्या होनी चाहिए? लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस, लार्जेस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ द कॉन, पॉसिबल रेडियस जो इसने पूछी है वो हो सकती है 4.2 की आधी। और आधा करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4 पॉइंट, 2 1 ज़ा 2, 2.1 सेंटीमीटर। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में। तो ये तो आसान चैप्टर दे रखा है। देखते हैं आसान है या मुश्किल, प्रैक्टिस टेस्ट में आगे बढ़ते रहते हैं। आप मेरे से पहले क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 1 लीटर है। एक क्यूब है, क्यूब, क्यूब, उसका हमें वॉल्यूम दे रखा है। कितना है इसका वॉल्यूम? 1 लीटर है। यानी कि इस क्यूब के अंदर कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर पानी आ सकता है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। हमसे पूछ रहा है ए की वैल्यू, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। ए बराबर किसके आएगा? कहते हैं ये तो गलत बात है, इसने तो कुछ यूनिट भी नहीं दी है, 1 लीटर दे दिया। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अगर लीटर में दे रखा है तो इसे हमें या तो मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर में, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी हम साइड निकाल सकते हैं। तो इसको हम अगर ध्यान से देखें, आपको याद आएगा 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, आपने पढ़ रखा है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो सकते हैं, होते हैं। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? ए क्यूब। लिखने का तरीका यहाँ मैटर नहीं करता है, यहाँ पे आपका आंसर मैटर करता है। तो हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हमसे पूछा है, मतलब इसने दे रखा है, ए पूछा है, ए क्यूब बराबर किसके आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ए बराबर किसके आ जाएगा? ये उधर चला जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ओके, सेंटीमीटर क्यूब चाहो तो यहाँ लिख लो, या कंफ्यूज करता है तो मत लिखो, लास्ट में आंसर लिख लेंगे। 1000 के अगर टुकड़े करें, 1000 के अगर 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं। और क्यूब रूट का मतलब क्या? 3 जोड़े बनाओ, और मतलब 3 का ग्रुप बनाओ और एक संख्या को बाहर लिख लो। तो ए बराबर क्या आना चाहिए? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो साइड क्या आ जाएगी या एज क्या आ जाएगा? जो भी इसने शब्द में लिखा है उसी शब्द में पूछ लेंगे। लेंथ ऑफ साइड पूछी थी, लेंथ ऑफ साइड बराबर किसके आ जाएगी? बराबर 10 सेंटीमीटर के आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, है ना। देखते हैं आगे चलते चलते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो। 2 क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब बराबर किसके दे रखा है? 27/125। एक छोटा क्यूब है यानी कि, और एक क्यूब बड़ा है, एक क्यूब बड़ा हो जाएगा ये। इन 2 क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है इसने, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम भी नहीं दे रखा। ओके, कहा है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया फाइंड करो। सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा, ए क्यूब होता है। अगर पहले का वॉल्यूम है तो A1 मान लेते हैं, इसकी साइड को A1 और इस वक्त की साइड को A2। और दूसरे का है तो A2 मान लेते हैं। इसका भी क्यूब करना है, इसका भी क्यूब करना है। बराबर किसके दे रखा है? 27/127, 125 सॉरी। इन दोनों पे क्यूब लग रहा है, तो हम क्या A1/A2 को का होल क्यूब लिख सकते हैं? इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप देखिए 27 किसका क्यूब है? 3 का। और 5 किसका क्यूब है? 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी हम क्यूब कॉमन ले सकते हैं, क्यूब से क्यूब कट रहा है। A1/A2 बराबर आ गया 3/5। इसने कहा एरिया निकालो,
दोनों के एरिया का रेशियो निकालो। अगर कैपिटल ए से मैं एरिया को दिखाऊं, एरिया का फॉर्मूला पता है आपको क्यूब का क्या होता है? एरिया ऑफ क्यूब होता है, एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। ठीक है, अगर मैं कहूं A1 बराबर मेरा इफ A1 रेशियो पूछ रहा है ना और एक नंबर का है, तो आप डायरेक्ट मान सकते हैं 3, वरना 3x यूनिट मानता मैं। A2 को मान लेते हैं कितना, 5 मान लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया डायरेक्ट लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 6 इंटू A1। A2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू A2 का स्क्वायर। रेशियो निकालना है, और रेशियो जब भी पूछता है क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन ही निकालना होता है। तो आप क्या करेंगे, आप फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन निकालते हैं, A1/A2 बराबर किसके होगा, 6A1 का स्क्वायर अपॉन 6A2 का स्क्वायर। 6 से 6 कट रहा है। A1 की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर। A2 की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर। तो A1:A2 किसके बराबर आ जाएगा, 9:25। ये 9 आ जाएगा 25। अब डायरेक्ट लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरिया, द रेशियो ऑफ एरियाज इज 9:25। देखो मैंने आपको इस पैटर्न से कराया, आपको क्या करना है, तो एग्जाम में तो बहुत सिंपल से हो जाएगा ये। जब भी आपको वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, यानी कि क्यूब का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, दो चीज़ सेम है ना, तो उनके क्यूब्स का रेशियो दे रखा है। उनके किसका रेशियो दे रखा है, क्यूब्स की। यानी कि अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ से मैंने A1/A2 निकाला था, और वो तो आपको भी समझ आ रहा है, यहाँ पर 3:5 आना चाहिए, क्यूब रूट कर यहाँ आ जाना चाहिए। अब डायरेक्टली अगर इनका स्क्वायर भी कर देते आप, तब भी तो आपको एरिया पता लगता। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा हमारा आंसर क्या आना चाहिए, फिर आपको इतनी लेंथी कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पर लेंथी कैलकुलेशन ली है, आपको एग्जाम में ऐसी लेंथी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे आंसर्स निकाल सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, वरना ऐसे स्टेप्स लेकर अपने मार्क्स कटवाने की कोशिश ना करें, कहीं आप जल्दबाजी में या शॉर्टकट देने के चक्कर में गलत कर दें। ओके, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखिए ज़रा पूरी साइड विजिबल है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं मैं यहाँ पे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्यूब और एक स्फीयर है, हैव इक्वल टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इनका बराबर है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। इसने कहा है टोटल सरफेस एरिया दोनों का बराबर है। सरफेस एरिया पहले टीएसए लिखते हैं। टीएसए ऑफ क्यूब होता क्या है, टीएसए ऑफ क्यूब बराबर होता है 6a²। और टीएसए ऑफ स्फीयर, मैंने कहा था टीएसए पूछे सीएसए पूछे कुछ भी गए सब सेम ही होता है, 4 सर्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 सर्कल के। इसने कहा ये दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमें गिवन है, अगर ये बात हमें गिवन है, इफ ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रखा है 6a² बराबर 4πr² के है। तो कहता है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम निकालो। अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, यानी कि फ्रैक्शन की बात करेंगे हम, तो हमें क्यूब दे रखा है, वॉल्यूम और स्फीयर इनका रेशियो पूछा है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, क्यूब के अंदर ए पता होना चाहिए साइड, ठीक है। और वॉल्यूम के निकाल मतलब कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए आपको आर पता होना चाहिए। इन दोनों का या फिर लिंक पता हो, लिंक हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। अगर 6 डिवाइड में चला जाए, A² इक्वल टू क्या आएगा 4πr² अपॉन 6। यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी कि 2/3πr²। अगर स्क्वायर उधर चला जाए तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/3πr²। देखो ना तो ये अंडर रूट से बाहर आ सकता, ना ये R² आ सकता है, क्योंकि R² है ना, R×R, एक R बाहर आ सकता है। तो आंसर क्या आएगा, √2/3πr। ये वैल्यू आ गई हमारी ए की। ओके, यहाँ तक कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने ए और आर के बीच में लिंक क्रिएट कर दिया। ए बराबर आना चाहिए 2/3πr। अब हम करेंगे क्या, रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम का। अगर आप देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, A³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर हो जाएगा, 4/3πr³। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रेशियो पूछा है, डायरेक्ट रेशियो निकालो। इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, ताकि लिखने में आसानी हो। तो V1/V2 बराबर किसके आ जाएगा, देखिए A³/4/3πr³। ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम,
एक ही जगह हम लिख सकते हैं जो वैल्यू हमने निकाली है। √2/3 पाई। आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर आपने यहाँ पर पाई की वैल्यू क्यों नहीं लिखी? पाई की वैल्यू तो हमें पता है, लास्ट में लिख देंगे तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। स्टार्टिंग में लिख देंगे तब भी कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। और नहीं भी लिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे लास्ट में। देखिए सर, अब क्यूब खोलना है, हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो पहले देख लेते हैं, एक चीज़ तो नज़र आ रही है, आर का क्यूब तो आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पहले क्यूब का ही वॉल्यूम लिखना था ना हमें, क्यूब की देख के रखा है, क्यूब का ही लिखना होगा। नहीं 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 सॉरी, इसने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको आगे फर्दर फॉलो करा तो हमारा आंसर रिवर्स आएगा। तो एक काम करते हैं, V2/V1 निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की रीडिंग में मिस्टेक करी है, आपको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ लेना। स्टार्टिंग में क्योंकि क्यूब लिखा था तो मेरे दिमाग में क्यूब ही कहा होगा, जबकि कहा क्या है इसने, स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर आएगा और वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे आएगा, ए क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे क्या रहेगा, √2/3 पाई आर का होल क्यूब। अब सभी ध्यान से देखना, ये तो समझ आ रहा है आर के ऊपर पावर 3 आ जाएगी, लेकिन इस पर पावर 3 आएगी तो उसका मतलब क्या है, देखते हैं ज़रा। अगर मैंने 2/3, ये सब अंडर रूट में, अगर इसके ऊपर पावर 3 लगा दी तो इसका मतलब क्या होता है, इस बात को समझते हैं ताकि आपको लिखना आसान हो जाए। यानी कि √2 है, उस पर भी पावर 3 आएगी। ऐसे ही यहाँ लिखा है √3, क्या लिखा है, √3, उस पर भी पावर क्या आएगी, 3 आएगी। और पाई लिखा है, पाई पे √पाई लिखा है, उस पर भी पावर क्या आएगी, 3। सब पर पावर क्या आएगी, 3। पावर 3 होने का मतलब क्या होता है, अगर मैं √2 की पावर 3 कहूँ इसका मतलब क्या है, √2 की पावर, अगर मैंने कहा ये 3 है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर हाफ की पावर 3। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है 1 प्लस हाफ, होता है या नहीं होता? तो 3/2 का मतलब होता है 1 प्लस हाफ, एक और आधा, डेढ़ होता है इसका मतलब। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, मतलब कि 2 को तो अलग करके लिख लिया मैंने, 2 अलग, मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया √2, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका मतलब ये होता है, आपको पता लगेगा हाँ यही तो होता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं और जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3/2 ही आने वाला है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम सबको करेंगे क्या, ठीक है, सबको करेंगे कि यहाँ पे सब में से ये जो भी चीज़ें लिखी हैं इन सभी को एक बार रूट के बाहर लिख देंगे, और आपको पता है एक बार रूट के अंदर आने ही वाले हैं अभी भी, √2/3 पाई, ये सिचुएशन आपके सामने आने ही वाली है। तो एक बार हम ऐसे लिखेंगे, तो हम इसे सॉल्व करके ये लिखने वाले हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, देखें ज़रा, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 2/3 पाई, और एक बार अंडर रूट में लिखूंगा 2/3 पाई, और आर क्यूब तो यहाँ पर आ ही रहा है, पाई से पाई कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 2 से ये कट रहा है 2 बार में, और आर क्यूब से आर क्यूब जा रहा है, बच क्या रहा है, ऊपर बच रहा है 2, देखो यहाँ 2 बच रहा है, और कुछ बच रहा है नहीं, नीचे बच रहा है √2/3, और फिर बच रहा है अंडर रूट के अंदर ही पाई बच रहा है। अब इसको अगले पेज पे करते हैं, अगले पेज पे एक बार नोट कर लेता हूँ। तो हमें V2/V1 बराबर क्या दे रखा है, 2/√2/3 पाई, ये हमें वैल्यू दे रखी है। अब करना क्या है, अभी इसमें सॉल्व हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, इसके थोड़े टुकड़े कर लेते हैं। एक काम करते हैं, √2 पाई लिखते हैं पहले एक साथ, और डिवाइड में लिखते हैं √3, फ्रैक्शन बनता नजर आ रहा है। और इस सिचुएशन को सॉल्व करना हमने सीखा है, 2 को डिवाइड कर रहा है कौन, √2 पाई डिवाइड बाय √3, इसका साइन बदलेंगे, √3 मल्टीप्लाई √2 इंटू पाई आ जाएगा। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट भी समझ आना चाहिए इसकी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ बार बार ताकि आपको कनेक्ट हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, √2 पाई, क्या √2 से ये कुछ कट सकता है, देख लेते हैं ज़रा, कट सकता है। 2 को जब √2 से डिवाइड करते हैं हम, तो आपको मैंने पहले भी सॉल्व कराया, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 को काटेंगे तो बचेगा क्या, √2, तो यहाँ से कटने के बाद क्या बचना चाहिए, √2, √2 के √3 से करा सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम है, पावर सेम है, हाफ ऑफ पावर है, तो आ जाएगा √6, नीचे आ रहा है √पाई,
तो आंसर क्या आना चाहिए, रेशियो क्या आना चाहिए, √6 / √पाई आना चाहिए। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या आना चाहिए, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स आना चाहिए √6 × √पाई। देखो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आप पाई की फॉर्म में रेशियो निकालो या ना निकालो, ठीक है। अगर आपने निकाल दिया तब भी ओके है, क्योंकि कोई और वैल्यू दे नहीं रखी है, और नहीं निकाला आपने क्या करा मान लेते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फर्दर सॉल्व कर सकते थे। आप V2/V1 को, जो आपने √6/√पाई लिखा, इसको आप क्या कर सकते थे, √6/√22/7 लिख सकते थे। फिर आपको पता लग रहा है ये नीचे वाली संख्या ऊपर मल्टीप्लाई करेगी, तो जब √7 की मल्टीप्लाई √6 से कराएंगे तो कितना आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 7 से करानी सिंपली 42 आएगा। डिवाइड में क्या रहेगा, 22 रहेगा। इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, सब अंडर रूट में तो कॉमन ले लिया मैंने, अंडर रूट ऐसा ही मान सकते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 21 और यहाँ आएगा 11। तो रेशियो क्या आना चाहिए, √21 / √11। इसे भी सही माना जाएगा, समझ आ रही है बात। ये भी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ठीक माना जाएगा, इसे कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों की विल पर छोड़ रखा है कि पाई की वैल्यू रखें या ना रखें। ओके, तो ये 2 आंसर्स पॉसिबल हैं जो आपको समझ आ रही होंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन लेंथी था, बिल्कुल लेंथी था सर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, आपको नजर आ रहा है, ज़्यादा ऊपर कर दिया मैंने लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, 2 क्यूब्स है, ईच साइड 8 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड। 2 क्यूब हैं 8 सेंटीमीटर साइड वाले। इमेज बनना दिमाग में बहुत ज़रूरी है, फिर उस इमेज को यहाँ कॉपी कर लेना ताकि टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपके दिमाग में भी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि गड़बड़ के चांसेस खत्म हो जाए, ज़रूरी है। तो एक क्यूब ये हो गया, सेम साइज के क्यूब हैं ये, क्यूब हैं ये इक्वल इक्वल लेंथ वाले, इक्वल साइड वाले। ओके, ये हो गए इक्वल लेंथ वाले क्यूब। कह रहा है इनको एंड टू एंड जोड़ा जाता है, यानी कि इस वाले एंड को, ये एंड नज़र आ रहा है आपको, इससे जोड़ दिया जाएगा, इस वाले एंड को इस वाली साइड से जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया जाएगा। समझ आ रही है बात, इसको जोड़ना है और इस वाली साइड को इससे जोड़ देना है, इनको जोड़ देना है। जोड़कर एक क्यूबॉइड बनेगा, आप देख पा रहे होंगे, एक ऐसा क्यूबॉइड बनेगा। ओके, एक ऐसा क्यूबॉइड बनेगा। कहता क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर। रिजल्टिंग फिगर का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। फिगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा एग्जाम में, ठीक है। आपको दे कितनी रखी है, साइड, साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दोनों की 8 है, इसकी भी 8 है और इसकी भी क्या है 8। अगर ये 8 और 8 है तो जोड़ने के बाद ये कितनी बन गई होगी साइड, 8 मतलब कि 16 सेंटीमीटर बन गई होगी, 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ उतनी ही रही होगी 8 सेंटीमीटर जितनी इसकी है, हाइट उतनी ही रही होगी जितनी इसकी है। तो डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग, हम लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशंस, किसके डायमेंशंस लिख रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग फिगर का नाम यहाँ क्यूबॉइड है, उसके डायमेंशन लिख लेते हैं, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। उसकी लेंथ क्या रहेगी, 8 + 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेथ क्या रहेगी, 8 सेंटीमीटर। उसकी हाइट क्या रहेगी, 8 सेंटीमीटर। ये सेम रहने वाली। इसने पूछा क्या था, हमें निकालना है सरफेस एरिया। इसने कहीं मेंशन नहीं करा टोटल निकालो या लेटरल निकालो, तो आप टोटल के लिए ही जाएंगे जितना भी इसका सरफेस विजिबल है। तो अगर आप TSA या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 और 3 रेक्टेंगल का एरिया निकालना, एक बार L और B वाले, एक बार B और H वाले और एक बार H और L वाले। 2, L की वैल्यू क्या है हमारी 16 मल्टीप्लाई बाय, B की वैल्यू क्या है 8 प्लस B की वैल्यू क्या है 8, H की वैल्यू क्या है 8 प्लस H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू 8 है और L की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वो भी 8 है। आपको यहाँ पर आंसर खुद मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, अगर आपने फाइंड कर लिया है। इसका आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने आंसर नहीं निकाला है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज, वॉल्यूम दे रखा है, लिख लो जो दे रखा है, पहले तो हेमीस्फीयर दे रखा है। फिगर जरूर बनाए, कहीं दिमाग में स्फीयर चल रहा हो और फिगर किसकी है, हेमीस्फीयर की।
तो क्या है इसने, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर किसके बराबर गिवन है, 2156 सेंटीमीटर क्यूब, 2156 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हमें वॉल्यूम गिवन है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, कहता है कर्व सरफेस एरिया, मुड़े वाले हिस्से का एरिया निकालना है, नजर आ रहा हो आपको, इसका एरिया आपको निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए, रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस का लिंक यहाँ पर दे रखा है, रेडियस यहाँ पर दे रखी है क्या, रेडियस इसने आर जो है वो नहीं दे रखी, निकालेंगे, इसी से निकालेंगे। इक्वेशन में ही वेरिएबल निकाला जा सकता है, इक्वेशन हमारे पास है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला याद है कि किसी को, 2/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं वॉल्यूम 3D कॉन्सेप्ट है, तो क्या आएगा, पाई आर क्यूब आएगा, इक्वल टू किसके आना चाहिए, 2156। पाई की वैल्यू रख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पाई की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू आर क्यूब रखेंगे, और फिर सारी वैल्यूज को रख लेते हैं। बच्चे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, आपको नहीं करना है, बी ए स्मार्ट पर्सन, और इनको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, 3 × 7 और 2 × 22 को डिवाइड में लेके जाएंगे। पहले डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 1 तो होता नहीं है, 0 लगाएंगे, 15 होता है 7 टाइम्स में, 1 यहाँ बच जाएगा 8 टाइम्स में। नहीं समझ आया तो यहाँ करके देख लो, 2156। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, अगर आपको लगता है कि आपसे डिवाइड में गड़बड़ होती है तो प्रॉपर करो, 2 1 ज़ा 2, 1 लिखेंगे, एक डिजिट ले रहे हैं, डिवाइड नहीं होता तो दूसरे डिजिट उतारने के लिए 0 लिख लेते हैं। कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में जा रहा है, फिर 1 बच जाएगा, 6 को नीचे लिख लेंगे, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, तो ये आ गया। देखो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, इसे 2 से कराओ, अगर आप इसको 2 से कराते हैं डिवाइड तो देखते हैं क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, एक बार में एक डिजिट ले सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, एक आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितनी बार में जा रहा है 9 बार में, कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर इसे डिवाइड करेंगे हम 5 3 9। अब खिचड़ी बनती जा रही है, इस खिचड़ी को थोड़ा सा सही तरीके से परोसने के लिए नीचे लिख लेते हैं। अब 11 से डिवाइड और हो रहा है, क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, करके देखते हैं ज़रा, 5 3 9, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 44 आएगा, माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 कितनी बार में जा रहा है, 9 बार में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, अगर हम डिवाइड करें इसे 49 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। तो आर क्यूब इक्वल टू किसके आएगा, इक्वल टू आएगा 49 × 7 × 3, ओके, 49 × 7, हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ लाते हैं क्यूब रूट, 49 की मल्टीप्लाई नहीं करा रहा, मुझे पता है कि क्यूब रूट सॉल्व करके बाहर ही निकालना है, 49 के तो मैं और टुकड़े कर लेता हूँ, 7 × 7 49 के टुकड़े हो गए, और ये 7 जो हमें यहाँ दे रखा है वो हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया। तो आर की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पेयर बन रहा है 3 का, तो यहाँ लिख देंगे 7, 7 बाहर आ जाएगा, पेयर कह रहा हूँ सॉरी, ग्रुप बन रहा है 3 का, तो उन ग्रुप में से एक को बाहर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 क्यूब रूट 3 जो है हमारा वो रहेगा ही रहेगा अंदर, ठीक है, 3 की पावर 1/3, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 7 क्यूब रूट 3 जो है सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर रहेगी रहेगा। ये 3 हमारा किसी तरीके से कैंसिल आउट नहीं हो पाया, अगर हो जाता तो थोड़ी कैलकुलेशन और आसान हो जाती, और चेक करते रहना कहीं मेरे से कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो बिल्कुल इन्फॉर्म करें। ओके, यहाँ तक सारी बातें क्लियर। अब आगे मूव करते हैं, सरफेस एरिया निकालना है हमें, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, 2 πr², 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 7 क्यूब रूट 3 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2 × 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 2 बार, और इसकी मल्टीप्लाई भी कितनी बार करेंगे 2 बार, क्यूब रूट 3 की मल्टीप्लाई भी कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे, तो 7 से 7 कट रहा है, मल्टीप्लाई करानी है। देखो 3 की मल्टीप्लाई मत करा देना, ये क्यूब रूट है, ये क्या लिखा है क्यूब रूट 3, इस तरीके से लिखा है, यानी कि इसका मतलब ये होता है 3 की पावर 1/3, वरना गड़बड़ हो जाएगी इन दोनों को, क्योंकि ये देखो बेस सेम है इनका, बेस क्या है दोनों का, अगर आप देखें दोनों के ऊपर 1/3 पावर है, और बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो पावर जोड़कर आप इसे लिख सकते हैं
3 की पावर 2/3। लेकिन यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, आपको यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई किसी चीज़ के साथ नहीं करनी। तो डायरेक्ट करते हैं, 22 की 7 से करते हैं। 7 2 ज़ा, एक साथ ही करके लिख लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, 1 लिखेंगे। 7 2 ज़ा 14 और 115। अब इसकी कर देते हैं, जो रिजल्ट आया है 2 से मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। कितना आ रहा है हमारा आंसर? 308। और साथ में क्या आ रहा है? इनटू, देखो 3 की पावर क्या आ रहा है ब्रैकेट में, 3 की पावर 2/3 आ रहा है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा एरिया आ जाएगा। ओके, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सारे स्टेप्स लिए हैं और ये हमारा एडिशनल पार्ट आ गया, और इसकी वजह से लग सकता है आपको आंसर आपका गलत आ रहा है। ठीक है, हो सकता है इसने यहाँ पर 3 लिखा होगा, डिवाइड में ही लिखना भूल गया है। सपोर्ट मटेरियल में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी मिस्टेक। बट ऐसा होता तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता, बट कोई बात नहीं, आंसर हमारा अभी भी ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं बना ये। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक सर्कस टेंट इज इन द शेप, सर्कस का टेंट है किस शेप में? सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल रूफ। सिलेंडर है, एक छोटी सी रफ फिगर बनाते हैं। एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कॉन जैसी छत है। उसके ऊपर क्या है? कॉन जैसी छत है। हमें नहीं पता कौन बड़ा है इससे या छोटा है, ऐसी कोई बात नहीं पता, ये बाद में पता लगती है। तो मान के मत चलना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए कि यहाँ कौन हमेशा इक्वल साइज का ही बनता है। हो सकता है कभी कभी ऐसी शेप बन रही हो, इस टाइप की शेप बन रही हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो जाता है कभी, तो एज्यूम नहीं कर लेना यार बात। लेकिन इसने कहा है दोनों का डायमीटर कॉमन है, 56 सेंटीमीटर दोनों का डायमीटर कॉमन है। यानी कि दोनों का डायमीटर कॉमन है, यानी कि एक दूसरे के ठीक, मतलब कि एक सिलेंडर के ऊपर ठीक कौन बन रहा होगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली ऊपर इसके कौन बन रहा होगा, सेम डायमीटर वाला है तो। ओके, तो कहता है 56 मीटर इसने डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है इसका? 56 मीटर। फिर कहा है द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 6 मीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन जो नज़र आ रहा है आपको, इसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर। और एंड द हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड इज 30 मीटर। रूफ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर, टॉप से लेकर ग्राउंड तक की अगर आप हाइट मेजर करेंगे तो कितनी है? 30 मीटर है। ये भी बात समझ आ रही है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर द टेंट। टेंट में कितना कैनवास लगेगा ये हमें निकालना है। पहले जो जो बातें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। सिलेंडर के बारे में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सिलेंडर के बारे में हमें डायामीटर दे रखा है 56 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? हाफ कर दो, रेडियस की ज़रूरत होती है तो इसलिए हाफ कर रहा हूँ मैं। हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 28 मीटर। इसकी डिवाइड आप खुद करेंगे। हाइट कितनी दे रखी है इसने? 6 मीटर। हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है एरिया निकालने के लिए सिलेंडर में, हो जाएगा यहाँ पर 6 मीटर। अब देखते हैं कॉन के बारे में। कॉन के बारे में क्या क्या बातें की बने? कॉन के बारे में डायामीटर तो वही रहेगा, रेडियस भी वही रहेगी, तो रेडियस लिख लेते हैं डायरेक्टली, कितनी है? 28 मीटर। इसकी हाइट, कॉन की हाइट हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर 30 मीटर है, उसमें से अगर 6 मीटर हमने हटा दिया, 6 मीटर क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो बचेगा कितना? 24। कितने मीटर आ जाएगा इसका, मतलब कि इसकी हाइट? 24 मीटर। 30 - 6 बराबर आ जाएगा 20 - 6 बराबर, सॉरी 30 - 6 बराबर आ जाएगा 24 मीटर। ओके, कपड़ा कहाँ कहाँ लगा होगा? अगर इसने कैनवास का है, कैनवास कितना एरिया है उसका निकालो, तो कैनवास कहाँ लगा होगा? कैनवास लगा हो सिलेंड्रिकल पोर्शन में, और कैनवास लगा होगा जो हमारा ये वाला पोर्शन है, कॉनिकल पोर्शन, उसमें लगा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के सी एस ए को ही जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सी एस ए में लगा है, फ्लैट सरफेस पे तो लगता नहीं है यहाँ पर। तो हम एरिया ऑफ कैनवास कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ कैनवास हम निकालेंगे सी एस ए ऑफ कॉन में क्या जोड़कर? प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर जोड़कर। इसी तरीके से निकाला जा सकता है, और तो कोई तरीका नहीं है। आपको पता है सी एस एफ कौन निकालने के लिए आपको एल की ज़रूरत होती है। क्या आपके पास एल है? एल आपके पास नहीं है, तो एल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एल बराबर √h² प्लस r²। एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू 24 है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस आर की वैल्यू क्या है? 28, 28 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर देखते हैं किसके बराबर आएगा।
24 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा और मुझे बताओ कितना आएगा। कितना आता है 576 आता है। 28 का स्क्वायर करो और मुझे बताओ इसका स्क्वायर कितना आएगा। मेरे ख्याल से 824 आता है। एक बार करके देख लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। 24 की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16। आलस नहीं दिखाना यहाँ पर कि हाँ ये बार बार मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में और पता भी नहीं लगता आपको कहाँ गड़बड़ हुई। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और इनको ऐड कर लो, 6 आ जाएगा, ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर 5। ये तो ठीक है। ठीक है, अब 28 का स्क्वायर देखते हैं। 28 की मल्टीप्लाई 28 से कराते हैं। 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी करा, 2 2 ज़ा 4 और 1, सॉरी 2 2 ज़ा 4 और 1 5। अब इनको ऐड करके देखो 4, इनको ऐड करेंगे 8 और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। हो गई गड़बड़। तो यही गड़बड़ आपसे एग्जाम में हो सकती है अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाकर किस चीज़ों को करने की कोशिश करी। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, प्रॉपरली कैलकुलेशन करनी है। तो करना क्या है, यहाँ पे लिखना है 784 प्लस यहाँ क्या लिखना है 576, इनको जोड़ देना है। जोड़ते हैं जरा, 6 और 5 10 होता है, 1 कैरी कराएंगे। ये 8 आ जाएगा, 8 और 8 16 होता है, 1 कैरी कराएंगे। 6 और 7 13 होता है, तो लगभग ये आ रहा है। ये तो आंसर काफ़ी अजीब सा आ रहा है। इसको तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं करी है। तो कॉमन डायमीटर 56 है, हमने रेडियस का यूज़ करा है, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन 6 मीटर है एंड द हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड। रूफ की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है 30 मीटर है, ये भी हमने ठीक करा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, हमने यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं करी है। तो क्वेश्चन ऐसे ही हमें कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि हमें इसी को सॉल्व करना है। करते हैं ज़रा। अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब फैक्टराइजेशन से सॉल्व इसे नहीं कर सकते, अगर कोशिश भी करें, देखो करके देखें, करके देखते हैं चलो। 1360 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 6 ज़ा 12, 1 बच जाएगा। 2 8 ज़ा 0, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 से डिवाइड कर लो कितना आएगा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, फिर यहाँ 2 5 ज़ा आ जाएगा। तो अगर आप देखें 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, 5 से करते हैं, फिर क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 2 आ जाएगा, 5 5 ज़ा ओके। अगर आप देखें डिवाइड तो ये हो ही नहीं रहा, कहीं गड़बड़ कर दी क्या मैंने। यहाँ पर देखें 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा और 0 आना चाहिए था। मैंने देखो गड़बड़ क्या कर रहा हूँ मैं भी, बच्चों वाली गड़बड़ें। 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 ज़ा 1 करेंगे, 2 5 ज़ा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7, यहाँ आ जाएगा 17। तो हमारा 17 भी रह जा रहा है, 5 भी रह जा रहा है, 85 पूरा रह जाएगा, कुछ चीज़ें बाहर आएंगी। तो ये तरीका तो बेकार हो गया। तो हम करेंगे क्या, 13 16 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। पीछे से पेयर बनाओ, किसके नियर है ये परफेक्ट स्क्वायर, इसके नियर 3 का है, 3 3 लिख लो यहाँ पर, यहाँ 9 आ जाएगा। 13 माइनस 9 कितना होता है 4, 3 और 3 कितना होता है 6, 6 को यहाँ कॉपी कर लो, 0 लिख लो। एक बार में क्या करना होता है 2 डिजिट को कॉपी करना होता है, कर दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे बहुत कम है, 2 लिखेंगे तब भी कम है, 3 लिखेंगे तब भी कम है, 4 लिखेंगे तब भी कम है, 5 लिखेंगे तब भी कम है, 7 लिख कर देखते हैं। क्योंकि 6 का 6 7 ज़ा क्या होता है 42 होता है ना। एक बार 6 7 ज़ा करके देखते हैं, 6 पहले 6 6 करके देख लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी कराएंगे, 6 6 ज़ा 36 और 3 39, ये आ रहा। 7 से कराते हैं, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी करेंगे, 7 6 ज़ा 42 और 4 कितना होता है 42 और 4 जो है वो 46 के नियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, अगर ये काफ़ी नियर आ रहा है और ये काफ़ी दूर आ रहा है। अगर आप देखें ये वाला काफ़ी दूर आ रही है वैल्यू और ये काफ़ी नियर आ रही है, तो हम 6 ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 4 नहीं 390, और इसे माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो देखिए कितना आता है, इसको माइनस करेंगे तो आपका 64 आएगा। करके देखें, आप क्या करना है 6 में इसको ऐड करना है, 6 में जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 72 आ जाएगा। पॉइंट लगाकर 2 जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो लगा दी। अब यहाँ पर क्या संख्या लिखी जाए, लगभग 9 के बराबर संख्या लिखेंगे तो इसके बराबर आएगी। तो 36.9, ये कैसे पता लग रहा है मुझे, देखो कितनी नियर आ रही थी ना 7 की। तो आंसर जो है थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ नियर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, 7 2 9 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, तो 9 9 सा क्या होगा 81, 8 कैरी करेंगे, 9 2 सा 18 और 8 कितना होता है 26, 2 कैरी कराएंगे, 9 7 सा 63 और 2 कितना हो जाएगा 60,
4। अगर आप देखिए काफ़ी नियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वैसे आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल नियर नहीं आ रहा है, ये तो काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो नियर है इसके। तो हम चाहें तो यहाँ पर या तो फिर 8 लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 9 लिखना पड़ेगा, तो हम पहले भी लिख सकते हैं, बहुत ही माइनर सा अंतर पड़ेगा लेकिन उतना चलता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 36.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली आ गया। एरिया ऑफ कैनवास निकालना है, निकालते हैं पाई आर एल। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई 36.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। कितनी अप्रॉक्स हमारी वैल्यू आ रही है एल की। प्लस सी एस सी ऑफ सिलेंडर किसके होता है, 2 पाई आर एच, ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, इक्वल टू पाई आर दोनों में कॉमन है, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा एल और यहाँ पे बचेगा 2h। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 क्योंकि गिवन ही नहीं है। आर की वैल्यू कितनी है 28। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हमने निकाली अभी 36.9 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच किसकी है, ये हाइट है हमारी सिलेंडर की, तो 6 आ जाएगी। 7 से डिवाइड करें 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दें 88 आ जाएगा। और अब क्या करते हैं 36.9 प्लस ये 12 आ जाएगा 88, इन दोनों को ऐड करें। 12 में जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, याद रखना है। 36.9 में ऐड करेंगे 12 को तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करनी, मैं फिर से इसको यहीं पर लीव कर रहा हूँ, आप इसकी मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएंगे कितना आपका आंसर आ रहा है। और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इक्वल टू आ जाएगा हमारा, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैलकुलेशन आसान है, मल्टीप्लाई करनी है, बट यहाँ पर इसने कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर प्रॉब्लम कर रखी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में जा रहा है, अंडर रूट में भी बहुत बड़ी संख्या आ रही थी। एग्जाम में जनरली ऐसे अंडर रूट में संख्या आएगी ना तो दे देता है कि फैक्टराइजेशन से करो सॉल्व आप, और अंडर रूट में ये वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू इतनी रख देना, बट इसने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी थी तो हमें फैक्टराइजेशन पर जाना पड़ा। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कैलकुलेशन जरूर बताएं क्या आने वाला है आंसर। ठीक है, तो हर बार प्रैक्टिस टेस्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता है वो जो लेंथी होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है देखते हैं ज़रा। एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। एक मेटल का बना हुआ सिलेंडर है जिसकी इसने क्या क्या दे रखी है, एक तो दे रखी है रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट है 5 सेंटीमीटर। टू रिड्यूस द वेट, इसका वेट घटाने के लिए एक कॉनिकल होल जिसकी रेडियस कितनी रहेगी, एक कॉनिकल होल बनाया गया, यहाँ पे मान लेते हैं कॉनिकल होल बनाया गया है जिसकी रेडियस कितनी रहेगी, कॉनिकल होल में थोड़ा यहाँ बड़ा करके बना देता हूँ, कॉनिकल होल जिसकी रेडियस रहेगी 1.2, 3/2 का मतलब क्या है 3/2 का सेंटीमीटर 1/2, और डेप्थ कितनी रहेगी, गहराई यानी कि ये गहराई कितनी रहेगी 8/9 सेंटीमीटर। इस ड्रिल्ड करा गया यानी कि इसको खोखला करके बाहर निकाल दिया गया। कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो निकालना है, किसका रेशियो, वॉल्यूम ऑफ द मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर, जब इसे निकाल देंगे कैविटी को, जब हमने इस कॉन को निकाल दिया उसके बाद जो वॉल्यूम बचेगा उसका रेशियो, किसके साथ निकालना है, टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, जो वॉल्यूम जो मेटल टेकन आउट हुई है उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ रहा है। इसने सिलेंडर दिया है, नहीं आ रहा ना, फिर भी सिलेंडर ही लिखना है, सिलेंडर के बारे में लिखना है क्या क्या दे रखा है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है हमें। कॉन के बारे में क्या दे रखा है, कॉन के बारे में हमें हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है 8/9 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है कितनी 3/2 सेंटीमीटर। आगे पीछे लिख सकते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम के फॉर्मूले में स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं होती जैसे पिछले क्वेश्चन में जरूरत थी। ओके, आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा था, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। तो हमें हमें हाइट और रेडियस जो है यहाँ गिवन है, स्लैंट हाइट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हमने स्लैंट हाइट निकाली थी क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में स्लैंट हाइट की ज़रूरत थी, यहाँ पे निकालने नहीं बैठ जाना क्योंकि वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। ओके, इसने जो कहा है, इसने कहा है वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर, पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मेटल, वैल्यू नहीं रखनी है। देखो रेडियस और हाइट दोनों में आ रही है ना, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको H1 R1 लिख देते हैं।
वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट वाली बात निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ मेटल बचेगा कितना, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस कर दूं, माइनस कर दूं वॉल्यूम ऑफ कॉन को, तो क्या बच जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट बच जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3। रेडियस और हाइट कॉन की डिफरेंट है इसलिए लिख लेंगे। और कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वॉल्यूम ऑफ कॉन किसके बराबर है, इसके। हमें रेशियो निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेशियो। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल शेप तो पता ही है आपको, वॉल्यूम ऑफ कॉन हमें पता ही है वो किसके बराबर है, इसको V1 मान लेते हैं फिर से, और इसको V2 मान लेते हैं। ये है हमारा 1/3 पाई आर वन स्क्वायर H1। हमें रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब फ्रैक्शन। तो पहले हमने इसको लिखा जिसका कह रहा है वॉल्यूम बचे वाले का, मेटल बचे वाले का, और फिर इसे लिख दिया। ठीक है, लिखते हैं ज़रा ऊपर, पाई R2H माइनस 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइड बाय 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई दोनों के पास है, कॉमन आ सकता है, ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिया गया है, माइनस R1 स्क्वायर H1 अपॉन 3, 3 को मैं डिवाइड में लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिखता है क्योंकि मैं ताकि कैलकुलेशन करना चाहता हूँ मैं थोड़ी सी, और इसको कॉपी कर लिया। अगर आप देखिए पाई दोनों के पास है, कट जाएगा डिवाइड में, कॉमन ले लिया तो। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 की इधर कराऊंगा, 1 की इधर कराऊंगा, और लिख लूंगा 3 डिवाइड बाय 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3R2 स्क्वायर एच माइनस R1 स्क्वायर H1, 1 की इससे करेंगे तो सेम ही रहेगा, डिवाइड बाय R1 स्क्वायर H1 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या। आप कह रहे हैं सर कर क्या रहे हैं आप, अभी तक तो वैल्यू ही नहीं आई। मैं चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ही मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय, अरे सर ये तो मुश्किल बन रही है चीज़ें। मुश्किल नहीं बन रही, जितने कम वेरिएबल जितनी नज़र आएंगे उतना ही हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब चीज़ों की वैल्यू रखते हैं, अब यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ मैं, 3R² की वैल्यू क्या है अगर हम देखें आर, नॉर्मल आ रही, ओके विजिबल होगा मेरे ख्याल से, आपको चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं है विजिबल। देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 3, 3 तो मैंने फॉर्मूले वाला लिख दिया जहाँ पर आ रहा है। फिर आर की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 × 3 क्योंकि आर स्क्वायर लिखा है। एच की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। फिर माइनस, फिर R2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी R1 की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटू 3/2, और एच की वैल्यू कितनी है, 8/9 डिवाइड बाय R1 की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटू 3/2, और एच की वैल्यू कितनी है, 8/9। तो देखो 2 से कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, तो ऊपर तो 2 बचा, यहाँ पे भी सेम होगा, इससे काट देते हैं, इससे काट देते हैं, बना जाएगा। अब मल्टीप्लाई करनी है, सीधे आंसर आ जाएगा। 35 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 9, 9 की 35 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आएगा। 9 5 क्या होता है, 9 5 45, 4 कैरी करेंगे। 9 3 क्या होता है 27, और ये हो जाएगा हमारा 315। चेक करते रहना, सभी कैलकुलेशन में गड़बड़ कभी भी हो सकती है। माइनस यहाँ 2 आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम माइनस करें इसे तो कितना आ जाएगा, 313 डिवाइड बाई 2। तो रेशियो क्या आ गया, 313:2। तो द रेशियो, रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल टू आएगा 313:2। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। टेकन आउट जितना बचे, मतलब कि जितना मेटल बचा है और जितना टेकन आउट है उनका रेशियो निकालना था, जो इसके बराबर आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी लेंथी हो गई फॉर्मूले की। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड अप बाय जॉइनिंग अ क्यूब एंड हेमीस्फीयर। एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जो दो चीज़ों को जोड़कर बना है, एक क्यूब को और एक हेमीस्फीयर को। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब। बेस ऑफ द ब्लॉक क्या है, वो एक क्यूब है। बना लेते हैं इसे, पहले क्यूब बना लेते हैं।
कहता है द बेस ऑफ द ब्लॉक इज द क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर साइड वाला, ये 6 सेंटीमीटर है इसकी सारी साइड्स, ठीक है, ये 6 है, ये 6 है, और ये वाली साइड भी क्या रहेगी, ये साइड भी इसकी 6 रहेगी, सारी साइड 6 है। एंड द हेमिस्फेरिक फिक्स्ड ऑन द टॉप, हेमिस्फेयर इसके फिक्स्ड है टॉप पर, हैज़ अ डायमीटर 4 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर 4 है यानी कि वो छोटा है, डायमीटर उसका छोटा रहेगा इससे। तो इसने क्यूब के बारे में बात दे रखी है क्या, कि इसकी साइड रहेगी या एज रहेगा 6 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर के बारे में क्या बात दे रखी है, हेमिस्फेयर के बारे में इसने डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, कितना पेंट करने की कॉस्ट आएगी, किस प्राइस पर 2.4। पेंटिंग की कॉस्ट निकालने के लिए एरिया पता होना चाहिए, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक पता होना चाहिए पहले, तभी निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अगर ये नहीं पता तो आप कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं ज़रा। देखो इसमें विजिबल क्या है, सारे फेसेस विजिबल हैं या नहीं, हमें यहाँ पर क्यूब के सारे फेसेस विजिबल है, नीचे वाला भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, फ्रंट भी है, बैक भी है, और टॉप वाला भी। टॉप वाले में सिर्फ देखो सर्कल ढक गया है, जैसे मान लो ये क्यूब है, अगर इस पर मैंने ये रख दिया हेमिस्फीयर, अब जो नीचे सर्कल है वहां पे तो नहीं कर सकते आप, ऊपर तो कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर तो क्यूब मतलब कि आप हेमिस्फीयर पे कर सकते हैं, लेकिन यह ढक गया हिस्सा वहां पर पेंट नहीं कर सकते, तो इस हिस्से में पेंट नहीं हो सकता। और वो एक सर्कल है, नजर आ रहा होगा आपको, इस सर्कल पर पेंट नहीं हो सकता। तो अगर आप क्यूब पे फोकस करें तो आपको यहाँ टीएसए ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल, तभी जाकर आपको क्या पता लगेगा, आपको पता लगेगा क्यूब पर कितना पेंट लगेगा। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है ये तो हेमीस्फेयर का सी एस ए बन रहा है, उसका बेस तो ढका हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। तो टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए आप कहेंगे 6 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 6 स्क्वायर, इनको दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, 1 पाई आर स्क्वायर। तो अब वैल्यू रखनी है बस 6, ए की वैल्यू 6 × 6 है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 × 2। अब इसको सॉल्व करना है और बताना है कितना आपका आंसर आएगा। 6 का क्यूब क्या होता है 216 प्लस, अब देखो डिवाइड तो कुछ हो नहीं ना, मल्टीप्लाई करा लो, 2 × 2 = 4 और 4 की 22 से मल्टीप्लाई कराते हैं, बात बच्चों को रट जाती है, इतना होता है, ठीक है। इसके बाद हमें रेट बताने, तो अभी हम इसको डिवाइड करके ऐड कर लेते हैं, मल्टी एलसीएम लेकर भी ऐड कर सकते हैं, बाद में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले भी कर सकते हैं, तो हम पहले कर लेते हैं। प्लस 7 से डिवाइड करते हैं 88 को, कितना आएगा 7 × 1 = 7, 1 बचेगा, 8 आ जाएगा, 7 × 2 = 14, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा कर क्या कर सकते हैं हम, जीरो लगा सकते हैं, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर कितना आएगा यहाँ पे बचेगा 5, जीरो लगा सकते हैं, कितना आएगा 7। 2 पॉइंट तक सॉल्व करना है, तीसरे पॉइंट तक सॉल्व करके देखना होता है। 7 के बाद अगर 1 है तो फिर क्या है, राउंड ऑफ हम 7 पे ही कर देंगे, जो 7 ही आने वाला है, तो लगभग कितना आएगा 12.57। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो लगा लो, जीरो में ऐड करोगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट लगा लो। 12 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए सीधे मल्टीप्लाई करानी है, वो आप जानते ही हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, तो फिर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके 2.5 से मल्टीप्लाई करके। अब इनकी मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।